मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का पीएम मोदी ने की ऊर्जा क्षेत्र के सीईओ से बात। कहा कि वैश्विक ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के संतुलन में भारत की भूमिका है अहम। सीईओ ने भारत के विकास की गति पर जताया पूरा भरोसा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीकानेर जोधपुर हाईवे पर प्रगतिशील किसानों के साथ किया संवाद। कहा कि कृषि आधारित उद्योगों को दिया जाएगा बढ़ावा ताकि किसानों की बदले तकदीर और तस्वीर। तमिलनाडु में एफपीओ को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। समिति एफपीओ परिचालन को सुदृढ़ बनाने के उपायों की करेगी सिफारिश। तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण फैसलों और कृषि प्रणालियों पर विशेष ध्यान। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर अप्रैल से नियम होंगे और भी सख्त। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किया अधिसूचित, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का लेगा स्थान। एनर्जी वीक 2026 के तहत ग्लोबल एनर्जी सेक्टर के सीईओ से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान सीईओ ने भारत की ग्रोथ की राह पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने पॉलिसी स्टेबिलिटी, रिफॉर्म की रफ्तार और लंबे समय की डिमांड विजिबिलिटी का हवाला देते हुए भारत में अपने बिजनेस प्रेजेंस को बढ़ाने और गहरा करने में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई। सीईओ का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर से सीधे फीडबैक, पॉलिसी फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने, सेक्टर की चुनौतियों का ज्यादा असरदार तरीके से सामना करने और एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। और इस बैठक में भारत की मजबूत इकोनॉमिक रफ्तार पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल एनर्जी डिमांड सप्लाई बैलेंस में अहम भूमिका निभाएगा। और इस हाई लेवल राउंड टेबल में 27 सीईओ और सीनियर कॉर्पोरेट हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस बातचीत में केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार शाम को बीकानेर जोधपुर हाईवे पर डॉक्टर अशोक धारणिया के फार्म हाउस पर आयोजित कृषि आधारित उद्योग के उद्यमियों एवं प्रगतिशील किसानों के साथ आत्मीय संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों की तकदीर भी बदले और तस्वीर भी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि स्थानीय माटी और पानी की उपलब्धता के हिसाब से खेती को कैसे फायदेमंद बनाया जाए, इस पर रिसर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेती के साथ पशुपालन यानी कि इंटीग्रेटेड खेती के जरिए भी खेती को फायदेमंद बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। खेती और खेती से जुड़े उत्पादों को प्रोसेस करके हम कैसे अलग अलग चीजों में बदले, उसके लिए जरूरत है कृषि पर आधारित उद्योगों की। और ये मंच कृषि और उद्योगों का मंच है। आपने 3-4 चीजें कही है। यहाँ की जो अलग अलग फसलें हैं, मोठियां होती है, अभी आपने सरसों से स्वागत किया है, यहाँ जीरा पैदा होता है, ग्वार पैदा होती है, अलग अलग तरह की कई हमारी फसलें हैं। मिलेट्स भी व्यापक पैमाने पर पैदा होते हैं। इन पर आधारित उद्योग भी ठीक चले और इनको ठीक उत्पादन के ठीक दाम भी मिले।
जो किसान प्रतिनिधि है उनको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ की जो माटी है, यहाँ पानी की उपलब्धता है, यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन से उसके हिसाब से खेती को कैसे फायदे का धंधा बनाया जाए, उसके लिए पूरा रिसर्च हो। और अकेली खेती नहीं, खेती के साथ पशुपालन, यहाँ तो ऊंट भी है, भेड़ भी है, बकरी भी है, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब खेती के साथ पशुपालन और बाकी चीजें जोड़ के फायदे का धंधा कैसे बनाए, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये निर्णय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की हाल ही में इरोड यात्रा के बाद लिया गया, जहां किसानों और अन्य हितधारकों के साथ एफपीओ द्वारा सामना की जा रही परिचालन, तकनीकी और बाजार संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर बनी ये समिति एफपीओ के शासन, बाजार संपर्क, मूल्यवर्धन और कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी। समिति में नाबार्ड, नाफेड, एसएफएसी, आईसीएआर, एनआरसीबी सहित विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण फैसलों और कृषि प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनमें केला, हल्दी, नारियल, टेपियोका और प्राकृतिक और जैविक कृषि पद्धतियां शामिल हैं। समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और आईसीएआर, एनआरसीबी संस्थागत सहयोग प्रदान करेगा। और इसके अलावा समिति बेहतर व्यापार एवं परिचालन मॉडल, उन्नत तकनीकी सहायता एवं सलाहकार समर्थन, संस्थागत एकीकरण एवं समन्वय तथा मजबूत बाजार संपर्क एवं प्रचार गतिविधियों के माध्यम से एफपीओ परिचालन को सुदृढ़ बनाने के उपायों की सिफारिश करेगी। एक अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर नियम और भी सख्त होने जा रहे हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का स्थान लेंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से लागू होंगे। संशोधित नियम में कचरे को अलग अलग करने और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि अब कचरे को 4 अलग अलग श्रेणियां यानी कि गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल में बांटा गया है। नए नियमों के तहत थोक अपशिष्ट उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के लिए जवाबदेह बनाया गया है। इन नियमों के तहत बड़े कचरा उत्पादकों जैसे कि सरकारी विभागों, संस्थानों, सोसाइटी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे अपने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करें। नियमों में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत मुख्य है, जिसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर नुकसान की भरपाई करनी होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित दिशा निर्देश तैयार करेगा, जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां पर्यावरण के नुकसान का आकलन कर कार्रवाई करेंगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा फरवरी में आधिकारिक दौरे पर भारत आएंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लुला की फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, कृषि, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सहयोग में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। अप्रैल महीने से मार्केट में तरबूज और खरबूज की बिक्री शुरू हो जाएगी और शुरुआत में रेट भी ज्यादा होता है और ऐसे में तरबूज की खेती करने वाले किसानों की अच्छी कमाई होगी। लेकिन किसानों को मालूम होना चाहिए कि तरबूज से बम्पर कमाई करनी है तो इसके लिए जनवरी में ही अगेती किस्मों की बुआई करनी होगी। दरअसल अगेती तरबूज की बुआई दिसंबर-जनवरी महीने में की जाती है। अगर किसान जनवरी में बुआई करते हैं तो 2 महीने में फसल तैयार हो जाएगी, यानी कि अप्रैल से उत्पादन शुरू हो जाएगा और इसके लिए तरबूज की बुआई करने की प्लानिंग कर रहे किसानों के लिए अभी अच्छा मौका है। ऐसे भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्च-अप्रैल में बाजार में तरबूज की आवक कम और मांग ज्यादा होती है और इसीलिए किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं। लेकिन बुआई करने से पहले किसानों को अच्छी तरह से
खेत को तैयार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कृषि विभाग की हेल्पलाइन शुरू की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ स्थित कृषि निदेशालय में इसका शुभारंभ किया। किसान अब 0522-231-7003 पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं और इस हेल्पलाइन से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं, अनुदान, सोलर पंप, कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक, कीटनाशक और डिजिटल कृषि सर्वेक्षण व कृषक रजिस्ट्री से जुड़ी जानकारी एक ही फोन पर मिलेगी और इससे किसानों को विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें घर बैठे योगी सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बन गई है। वर्ष 2019 से अब तक इस योजना के तहत 1.08 लाख से अधिक किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में किसान परिवार को 5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 18,145 किसानों को 873.58 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2023-24 में योजना का दायरा बढ़ाकर भूमिहीन किसानों और खेतीहर मजदूरों को भी शामिल किया गया। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इसे पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। फरवरी 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा, जिससे आवेदन से लेकर सीधे बैंक खाते में भुगतान तक की सुविधा मिलेगी और किसानों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप के तहत लघु और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए हर पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि इससे छोटे किसान किराए पर मशीनें लेकर समय पर खेती का काम कर सकेंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर से जुताई, बुआई, रोपनी, कटाई और मड़ाई जैसी कृषि गतिविधियों के लिए आधुनिक यंत्र मिलेंगे, जिससे खेती की लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी। एक सेंटर की अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रुपए है, जिस पर 4 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में 267 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। योजना के तहत स्थानीय फसल चक्र के अनुसार सभी प्रमुख कृषि कार्यों के लिए मशीनें उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां अधिक गर्मी और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों को गेहूं की पैदावार में नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल के कृषि विज्ञान केंद्र गेहूं की ऐसी उन्नत किस्म विकसित कर रहे हैं जो ज्यादा गर्मी और कम सिंचाई में भी भरपूर पैदावार देगा। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि बीते कुछ वर्षों से किसानों को मौसम में आए परिवर्तन के बाद गेहूं की फसल में नुकसान उठाना पड़ रहा था। नए बीज से उन्हें इस मुश्किल से मुक्ति मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के पावंटा ब्लॉक में धोला कुआं क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के वैज्ञानिक गेहूं की उन्नत किस्म विकसित कर रहे हैं, जो गर्म तापमान को आसानी से झेलने में सक्षम है। तापमान में बढ़ोतरी होने पर भी अब गेहूं की फसल को नुकसान नहीं होगा। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि कम सिंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों को भी ये फसल ज्यादा उपज देगी। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत आज दुनिया के कॉफी व्यापार में एक अहम देश बन चुका है। कॉफी का निर्यात करने वाले देशों में भारत 5वें नंबर पर है और दुनिया के कुल कॉफी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 5% है। पिछले 4 सालों से भारत का कॉफी निर्यात करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर रिकॉर्ड 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 1.29 अरब डॉलर के मुकाबले करीब 40% ज्यादा है। दुनिया में चल रही राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी भारत का प्रदर्शन कॉफी के वैश्विक बाजार में अच्छा रहा है। साल 2025 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान कॉफी निर्यात 1.07 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 15.5% ज्यादा है। वैल्यू एडेड कॉफी उत्पादों का है। भारत में कॉफी की खेती 13 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में होती है।
हर क्षेत्र की कॉफी की अपनी अलग पहचान है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पसंद किया जाता है। इन इलाकों को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला, पारंपरिक कॉफी क्षेत्र, जिनमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। दूसरा, गैर पारंपरिक क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा हैं। और तीसरा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी इलाकों में कॉफी की खेती लोगों की रोजी रोटी का अहम जरिया है। ये खेती भारत के प्रमुख कॉफी क्षेत्रों में अन्नामलाई, अरकू वैली, बाबा बुंदागिरी, चिक्कामगलुरु, कुर्ग, नीलगिरी, शेवराय, त्रावणकोर और वायनाड जैसे इलाके शामिल हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उत्तर पूर्वी इलाकों में करीब 4.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी की खेती होती है। कॉफी एक ऐसी बागान फसल है जो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और आर्थिक रूप से भी बहुत अहम है। कॉफी सेक्टर से 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें खेती, प्रोसेसिंग और व्यापार से जुड़े लोग शामिल हैं। इस क्षेत्र में छोटे किसानों की बड़ी भूमिका है। देश में कॉफी की लगभग 99% जोतें छोटे किसानों के पास हैं और वे कुल उत्पादन का करीब 70% हिस्सा पैदा करते हैं। इस वजह से कॉफी सेक्टर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ माना जाता है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी फसलों की बुआई में खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस साल रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में 6.87 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है, जिसका कारण है किसानों का बढ़ता रुझान और अनुकूल मौसम की परिस्थितियां। सबसे ज्यादा दलहनी फसलों में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दलहन का कुल कवरेज क्षेत्रफल 3.65 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जिसमें चना सबसे आगे है। अकेले चने की बुआई में 4.6 लाख हेक्टेयर, उड़द की 36.6 लाख हेक्टेयर और मूंग 52,000 हेक्टेयर में बोया जा चुका है। वहीं तिलहनी फसलों को देखें तो चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, सूरजमुखी और कुसुम की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की रबी बुआई अब तक 87.8 लाख हेक्टेयर, कुसुम की 83,000 हेक्टेयर और सूरजमुखी की खेती 45,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। इसके अलावा मूंगफली की बुआई 2.77 लाख हेक्टेयर, तिल की 9,000 हेक्टेयर और अलसी की खेती 1.99 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। गेहूं, धान और मोटे अनाज की बात करें तो चालू रबी सीजन में साल 2025-26 के लिए रबी गेहूं की बुआई 322.68 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल से करीब 19,000 हेक्टेयर ज्यादा है। धान की रबी बुआई 14.9 लाख हेक्टेयर के पार जा चुकी है। वहीं कुल मोटा अनाज 49 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में बोया गया है, जो बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर ज्यादा है। कुल मिलाकर रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल बढ़कर 614.30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा न सिर्फ इस सीजन के बेहतर प्रदर्शन की ओर इशारा करता है, बल्कि आने वाले समय में पैदावार को भी बढ़ाएगा। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में कपास की चुनाई का काम जारी रखें। गेहूं की फसल में लगभग 20 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें ताकि पर्याप्त नमी बनी रहे। गन्ने, आलू और सब्जी फसलों में गढ़ की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं, सरसों और चने की फसलों में सिंचाई करें ताकि दाने भरने की अवस्था में किसी तरह की कमी न आए। ओडिशा के पश्चिमी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में धान की रोपाई का काम जल्दी पूरा करें। पश्चिम मध्य पठारी क्षेत्र में नर्सरी को रात के कम तापमान से बचाने के लिए पॉलीथीन शीट से कवर करें।
सब्जियों के खेतों में मल्चिंग का काम करें ताकि मिट्टी की नमी को संरक्षित किया जा सके। ओडिशा के उत्तर पूर्वी घाट क्षेत्र में आलू की फसल के शुरुआती विकास के लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर ओडिशा के उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र में मिट्टी में पर्याप्त नमी कम हो गई है तो सरसों, प्याज, चना, अलसी और अन्य खड़ी फसलों में सिंचाई करें। उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र में गेहूं और सूरजमुखी की फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य गुजरात में अरहर की तैयार फसल समय पर काट लें। यहाँ के किसान अरंडी की फसल में हल्की सिंचाई दें। गुजरात के तटीय इलाकों में कपास और अरहर में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहें। उत्तरी गुजरात में गेहूं की फसल में सिंचाई करें। दक्षिण गुजरात के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बैंगन, टमाटर और मिर्च की तुड़ाई ठीक समय पर कर लें। उत्तर सौराष्ट्र क्षेत्र में लहसुन और अरंडी की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को किया संबोधित। विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सभी सांसदों से व्यवधान नहीं समाधान की भावना से काम करने का किया आह्वान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 किया पेश। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से बीते एक साल की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा पेश किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। शोक में डूबा महाराष्ट्र। गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता अंतिम संस्कार में हुए शामिल। महाराष्ट्र के बारामती में जिस जगह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ वहां डीजीसीए और फोरेंसिक के अधिकारी जांच कर रहे हैं। उन्होंने विमान के टुकड़ों से विश्लेषण के लिए जरूरी नमूने लिए। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विरोध का खमियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। राज्य में चुनाव आयोग वैध मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर कर रही है। भारत ने गाजा के पुनर्निर्माण में हर संभव मदद करने की है पेशकश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि भारत में मानवीय सहायता प्रयासों में सार्थक योगदान देने का प्रयास किया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।